अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज भी इस सेशन में हम किताब पैदाइश का जो 10वां चैप्टर है, 10वां बाब है, उसको ही डिस्कस करेंगे क्योंकि पिछली दफ़ा एक वीडियो में हमने ये जो इबारत थी, वो सारी हमने पढ़ी थी और नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों के नाम और फिर उन बेटों की जितने मज़ीद जो अगली नस्ल में जितने बेटे हुए थे, जैसे याफ़िस जो सबसे बड़े थे, उनके 7 बेटे थे और फिर उनके बेटों के बेटे फिर हमने पढ़े। और सबसे अहम बात ये है कि जब क्योंकि सैलाब के बाद पूरी इंसानियत खत्म हो गई थी तकरीबन, तो जो बाद में इंसानियत मतलब इंसान फैले हैं, तो वो बेसिकली वो नस्लें जो हैं वो नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों से ही हैं, ठीक है ना? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसी वजह से अभी हम आज का सेशन जो है ना वो इस पे डिस्कशन करेंगे कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटों और उनके पोतों और परपोतों से जो नस्लें चली हैं वो दुनिया में किन इलाकों में फैली हैं, उनके क्या नाम हुए हैं, उनसे जो नस्लें वजूद में आई हैं उन वो किन मुल्कों में गई हैं, कौन मतलब दुनिया में किस खित्ते में वो आबाद हुई हैं, तो वो सारा हम आज देखेंगे। तो ये सब तो हम पढ़ चुके थे और इसमें ज़्यादातर नाम ही नाम है कि फलाँ बेटे के इतने जैसे ये साम शैम के जो है 5 बेटे, तो अच्छा इसमें अरफ़क्षद जो है वो इतना इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि इन्हीं के बेटों में से फिर वो आद और समूद और फिर इन्हीं की फर्दर और मज़ीद नस्ल में जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर सारे हैं। तो हम वक़्त ज़ाया किए बगैर हम इस पे जाते हैं। ये एक इंग्लिश में है वीडियो, लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है और ये चार्ट जो दिख रहे हैं ये इसी वीडियो से लेके मैंने रखे हुए हैं। पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, शुरू के 5 मिनट की, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। ये जो किताब पैदाइश का 10वां बाब है, टेबल ऑफ नेशंस, यहीं से शुरू हो रही है ये वीडियो, ठीक है? हम ये देखते हैं। 1 मिनट में जी, मुझे बताइए आवाज़ आ रही है? family tree of जी, all the way from Adam and Eve to the जी, top. जी, आ रही है। I have done previous videos featuring various sections of this tree, but I've never done the whole thing in a single video. So that's what I'm going to do today. And I'll be using the new version of our biblical family tree chart, which is now आ available रही है, आ with रही a poster from our website, usefulcharts.com. This version includes a lot of new features, so I'll be highlighting them along the way. At the top of the tree is, of course, Adam and Eve, who, according to the Bible, were the first two humans created by God. Their first two children were named Cain and Abel, but as you probably know, Cain kills Abel out of jealousy, and therefore Adam and Eve have a third son named Seth, and it is through Seth that the biblical story continues. Now, in a previous video, I got a lot of questions about who Seth married in order to have his children. Well, according to the Bible, Adam and Eve had many other sons and daughters, even though they aren't named. So, based on tradition, the assumption is that Seth would have married one of his sisters, and that subsequent generations would have married their cousins, and so on. Now, I should point out that in this video, I'm not going to be discussing whether or not the early parts of this tree are literary or literal history. I'll leave that decision up to you. If you want to hear my take, I'll link to some previous videos in the description where I do dive into that. But in this video, I'm just going to follow the tree as it is described in the Bible. So Seth has a son named Enosh, and then 7 generations इनॉश जो है अरबिक में हम इदरीस अलैहिस्सलाम। later, we get the next main character in the Bible, Noah. Noah's the one who built the ark and filled it up with animals in order to escape the great flood. At this point, everyone on earth dies, except for Noah and his wife, and their 3 sons and their wives. So there are 8 people in total who then go on to repopulate the earth. The Bible doesn't mention the name of Noah's wife or his daughters in law, but we do know that his 3 sons were named Shem, Ham, and Japheth. Shem has 5 sons, Ham has 4, and Japheth has 7, for a total of 16 grandsons for Noah. In most cases, the names of these 16 grandsons match the names of nations that would eventually form in the Near East, such as Asher, which corresponds to Assyria, Mizraim, which corresponds with Egypt, and Japheth, which corresponds to Greece. But it is in the line of Shem's son Arpachshad that the Bible focuses on. He has a son named Selah, who has a son named Eber, which is perhaps the basis for the word Hebrew. 5 generations down from Eber, we get a man named Terah, who lives in Mesopotamia, which is modern-day Iraq, and he has 3 sons. तेरह जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है, बाइबल में तेरह है और कुरान पाक में आज़ुर है। Named Abraham, Nahor, and Haran. Haran dies in Mesopotamia, and sometime after this, the rest of the family, including Haran's son Lot, decides to move to the land of Canaan, which God had promised to Abraham and his descendants.
Canaan basically corresponds to modern-day Israel and Palestine. Terah dies along the way in Syria, and this is where Nahor decides to settle. However, Abraham and Lot continue on to Canaan. Abraham's main wife was a woman named Sarah, and eventually we learn that she is also his half-sister. So presumably, she was a child of Terah through a different mother. Sarah has trouble having a child, so she gets Abraham to marry her servant Hagar, who gives him a son named Ishmael. But eventually, Sarah has a son as well, miraculously, at age 90. That son is named Isaac and becomes Abraham's main heir. After Sarah dies, Abraham then marries for a third time to a woman named Keturah, and they have several sons, one of whom is named Midian. Isaac ends up marrying Rebekah, who is the granddaughter of Nahor, and thus is his first cousin once removed. Together, they have two sons, Jacob and Esau. Jacob, whose name is later changed to Israel, becomes the progenitor of the Israelites, which is why Abraham, Isaac, and Jacob are known as the three patriarchs, or fathers. However, before we look at the Israelites, let me point out some other people groups who, according to the Bible, were distantly related to them. Later, once the kingdoms of Israel and Judah are established, their closest neighbors will be the kingdoms of Moab, Ammon, and Edom. According to the Bible, the Moabites and the Ammonites are the descendants of Lot, whereas the Edomites are the descendants of Esau. Further south are the Midianites, who, as you probably guessed, are the descendants of Midian. And then below them are the Arabs, who are the descendants of Ishmael. According to Islamic tradition, Muhammad is a descendant of Abraham's son Ishmael, whereas Jesus is a descendant of Abraham's son Isaac, which is why Judaism, Christianity, and Islam are known as Abrahamic religions. I should also point out ओके, मैं ये सारा नहीं वो कर रही हूँ मैंने देखा हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो दिखाऊँ। ये हाँ, यहाँ से देख लें, ये जो हिस्टोरिकल डेट्स हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। years from 930 we agrees on. However, above and CE instead of BC and AD. Basically, these two sets of terms can be used interchangeably. So whenever I say BCE, know that it means the same thing as BC. Nowadays, BCE and CE are the standard terms used in academic publishing. So that's why I use them instead of BC and AD. Okay, at this point, let me now explain the timeline on the left of the chart. The year 930 BCE marks the start of the section labeled historical dates. Again, these are dates that everyone agrees on. However, above this, I've also included some speculative dates, which I've labeled Christian literalist dates. These are for people who take the Bible literally and or simply want to know what the Bible says internally about when certain events took place. So remember the number 36? If we count back 36 years from 930, we get 966, which would be the year in which Solomon started to build the temple. We can then count backwards from this date using some other numbers to get other dates. So for example, in 1 Kings 6 verse 1, it says that Solomon started to build the temple exactly 480 years after the Exodus. If we take this number as being literal, that means that the Exodus must have taken place in 1446 BCE. We can then refer to Exodus 12 verse 40, which says that the Israelites were in Egypt for exactly 430 years. From Genesis 47 verse 9, we know that Jacob was 130 years old when the Israelites went down to Egypt. So that means that Jacob was born in 2006 BCE. We know that Isaac was 60 when he had Jacob, and Abraham was 100 when he had Isaac. So this means that Abraham was born in 2166 BCE. The next step. तो ये जो एस्टिमेट बता रहे हैं तो 2166 बीसीई का मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2166 साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और आज से देखें तो तकरीबन 4166 साल। अगर हम इसको लिटरल लेते हैं, अगर ये एस्टिमेट है तो एस्टिमेट भी ज़ाहिर है, हमने इसी तरीके से पढ़ा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर जो है 4000 साल आज से 4000 साल पहले या 4200 साल पहले, इस तरीके से। Is to use the numbers given in Genesis chapter 11. Doing this, we can conclude that Abraham was born 292 years after the flood, which means that the flood, if taken literally, would have occurred in the year 2458 BC. लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये डिस्क्रिपेंसी है। ये कह रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है फ्लड के 292 साल बाद पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे पता है क्या डिस्क्रिपेंसी है? क्योंकि 350 साल 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र थी ना, तो और जो सैलाब आया है जेनेसिस के मुताबिक, जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, जेनेसिस के मुताबिक सैलाब जो आया है वो उस वक़्त आया जब नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 600 साल थी, और सैलाब के बाद भी, ग्रेट फ्लड के बाद भी जो है वो 350 साल ज़िंदा रहे। तो अगर हम इस चार्ट के हिसाब से देखें तो इसका मतलब है जिस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं तो वो नूह अलैहिस्सलाम क्या ज़िंदा थे? क्योंकि ये फ्लड के बाद जो अज़ाब आया था सैलाब का, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल ज़िंदा रहे थे मज़ीद। 950 साल उनकी उम्र थी। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी है। CE. Noah was 600 when the flood happened, and according to Genesis 5, he was born 1056 years after Adam and Eve. So that gives us a final date of 4114 for the creation of Adam and Eve.
Now, some Christian literalists come up with slightly different dates depending on how they do the counting. But generally speaking, if you take the Bible literally, creation is going to be somewhere around 4000 BCE. Traditionally, though, Jews have calculated things a bit differently, which is why I labeled this side Christian literalists. However, if we move over to the other side of the chart, you'll note that I've also included the traditional Jewish dates. I'll explain those ये dates यहाँ पे here हम छोड़ते at हैं। this video. ये वो बस कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों डेट्स के दरमियान। लेकिन ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब डिस्क्रिपेंसी आई थी ना कि नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान, उसकी वजह से तकरीबन 1000 डेढ़ हज़ार साल का फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के बाद से नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन जब हम जेनेसिस के 5th और 6th चैप्टर में जो हमने देखा था ना, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर मैथ्यूसेला और फिर और दूसरे, तो उसमें तकरीबन 1500 2000 साल का फ़र्क था। आपको वो चार्ट शायद याद हो, हमने जब चैप्टर ये पढ़ा था, कहाँ गया? ये वाला। आदम ये जेनेसिस के मुताबिक है, 930 साल ज़िंदा रहे, और फिर ये शीस अलैहिस्सलाम 912 साल, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम 905 साल। तो ये जो है, अगर आप इन सबको मिलाएँ तो तकरीबन ये 2 ढाई हज़ार साल, 3000 साल का फ़र्क है। तो वो पीछे मतलब ये सब अप्रॉक्सिमेशंस हैं, ठीक है? अच्छा, हम वापस वहीं चलते हैं जहाँ पे हम चैप्टर 10 पे थे। ये तो ये देखिए हमने क्या पढ़ा क्या, कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, अ, हाम, साम और याफेस। याफेस सबसे बड़े हैं, और फिर साम और फिर हाम। और यहाँ पे बाइबल में याम का ज़िक्र नहीं है। याम जो हैं वो बेटे जो कि फ्लड में बह गए थे, ठीक है? अच्छा, फिर ये इन्होंने बताया कि जो हाम के 4 बेटे, शाम के 5 और याफेस के 7 बेटे। फिर साम या शैम, इन उनके जो अरफक्षद बेटे हैं वो वो क्यों अहम हैं, उनको ज़्यादा फ़ोकस क्यों किया हुआ है, क्योंकि उन्हीं की नस्ल में फिर जो है वो आगे जाके इबर आए हैं, जो समझ लें हेब्रियो, जो इब्रानी ज़बान बोलने वाली नस्लें जो सारी इवॉल्व हुई हैं, वो उनके अमजद हैं। और उनके 5 नस्लों के बाद जो है वो हमें दिख रहा है कि आज़र आए हैं। आज़र के 3 बेटे बताए हैं। आज़र के 3 बेटे हारान, नहूर और इब्राहीम, ठीक है? हारान के बेटे जो हैं वो लूत, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये लूत अलैहिस्सलाम जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं, ठीक है? भतीजे हैं। और अ, ये कनान की तरफ लूत अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कनान की तरफ चले गए थे। पैदा ये उर में हुए हैं, उर, ठीक है? चैल्डियन जो हमें दिख रहे हैं ना, चैल्डियंस, ये अरफक्षद जो हैं, जिस इलाके में उनकी औलाद फैली है उसको चैल्डियंस कहते हैं। वो इलाका है जहाँ पे ये उर, सिटी ऑफ उर था, ठीक है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा उर में हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद वो मगरिब की तरफ चले गए। ये उर जो है वो तकरीबन ईरान की सरहद के करीब जुनूबी इलाका है, उसका इराक के जुनूबी इलाके में। अच्छा, उसके बाद जो है ये सब आपने देख लिया। और हाँ, वही फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, और उनसे फिर आगे नस्लें चली हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम एक-एक जो हाम, साम और याफेस हैं, अब हम ये देखेंगे कि उनके बेटे जो हैं, जैसे ये यहाँ पे आपको चिल्ड्रन ऑफ साम दिख रहे हैं, ठीक है? अब इनके बेटे जो हैं, जो कि 5 बेटे हैं, वो उनकी नस्लों को नस्लें कहाँ-कहाँ गई हैं, किस खित्ते में गई हैं, उनको कौन-सी तहज़ीब को जन्म दिया है उन्होंने, तो वो हम देखेंगे, ठीक है? तो साम जो हैं, उनके 5 बेटे हैं, इलाम, अशूर, अरफक्षद, लुद एंड आराम, ठीक है? अब इलाम जो है पर्शियन, ठीक है? इलाम, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ना, ये जो आपको दिख रही है, ये पर्शियन, असीरियन, चैल्डियंस, लिडियंस एंड सीरिया, ये या तो मुल्कों के नाम हैं या वो सिविलाइजेशन जो इनकी औलाद मज़ीद आगे 1 मिलेनियम तक समझ लें। जिस वक़्त के जो किश्ती नूह जो है अरारात पे ठहरी है, उसके बाद 3 बेटे निकले हैं, और वो उनकी नस्ल वहाँ पे मतलब बढ़ी है, और मुख्तलिफ सिमतों में जो गए हैं, तो उनके जो बेटे मुख्तलिफ सिमतों में निकले हैं, और उनसे फिर जो नस्लें निकली हैं और तहज़ीबें वजूद में आई हैं,
वो ये हैं, ठीक है। तो अब साम को देख रहे हैं, जो साम बेटे हैं, ये पर्शियन आपको दिख रहा है ना, इलाम, इलाम, अशूर, अरफक्षद जो कि चैल्डियंस कहलाते हैं, और लीडियन और आराम, ठीक है। जो इलाम पर्शियंस, ये इलाका इलाम, ठीक है, ये इलाम आपको दिख रहा है, ये ईरान का इलाका है, ये ईरान का इलाका है, ये खलीज फारस है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको विजिबल कर लूँ, ये जो मेरा मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, हाँ ये इस तरीके से ये इलाम, ठीक है, इलाम उनके बेटे जो पर्शियन, ठीक है, ये जो है वो एंशिएंट ईरान, ठीक है। उसके बाद चैल्डियन जो है, अरफक्षद के जो औलाद जहाँ पे गए हैं, और चैल्डियंस, वो ये इलाका है, ये टिग्रिस दरियाए दजला और फरात, ये जो इलाका है ना, यहाँ पे 100 माइल विड्थ का, यहाँ पे इस जगह पे चैल्डियंस थे। और ये देखें, ये उर आपको दिख रहा है, ये जो है उर आपको दिख रहा है, जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और नौजवानी का दौर था, ठीक है। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ से इस साइड पे ये कनान की तरफ गए हैं, कनान से फिर नीचे इधर मिस्र की तरफ गए थे, और फिर मिस्र से वापस आके फिर यहाँ पे कनान के इलाके में रहे थे, और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके और हाजर अलैहिस्सलाम को लेके नीचे इधर इधर की तरफ, और मजीद जब नीचे जाएंगे तो सऊदी अरब मक्का आएगा, ठीक है। तो ये है। अच्छा, चैल्डियंस आपने देख लिया कि चैल्डियंस का जो इलाका था वो ये था, ठीक है। अशूर जो हैं, अशूर बेटे जो हैं वो अजीरिया, अशूर अजीरिया, वो यहाँ, वो बेटे यहाँ पे उनकी नस्ल चली है। और लिडिया जो है वो तकरीबन ये इलाका है। असल में जो पुराना, अगर आप साइरस द ग्रेट और उससे पहले का आप देखें ना, तो वहाँ ईरान की जो एम्पायर थी वो काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। वो 2 सल्तनतों पर मुश्तमिल थी, मीडिया और लीडिया, लिड, वो लिड तकरीबन ये इलाका है, ठीक है। तो ये आपको मतलब एक विजुअल आपको इम्पैक्ट दे रहा है कि एक बेटा इलाम जो है वो इधर हैं, इधर उनकी नस्ल आबाद हुई है, और फिर दूसरे जो हैं जो अरफक्षद हैं वो यहाँ पे हैं, और फिर अशूर यहाँ, और जो लिडिया है, लुड, वो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, मैं दोबारा से उनके नाम दोबारा से देख लूँ। ऊपर 5 बेटे हैं ना, लुड, अच्छा, आराम जो है वो सीरिया में, ठीक है, आराम जो है वो सीरिया में, और सीरिया ये एरिया है, ठीक है, ये तो आराम इधर। अच्छा, अब चैल्डियंस जो अरफक्षद की जो नस्ल है वो कहाँ शुरू में, बिल्कुल शुरू में कहाँ गई है, वो है चैल्डिया, चैल्डिया या चैल्डियंस जो है वो लैंड इन साउदर्न बेबीलोनिया, मॉडर्न साउदर्न इराक। इस वक्त जो इराक है उसका जो साउदर्न पार्ट है वो ये है, ठीक है। और the country so named is a vast plain formed by the deposits of Euphrates and Tigris। तो दजला और फरात के जो वादी थी उसमें तकरीबन ये 400 माइल का इलाका है, और जो इसकी चौड़ाई है एंड अबाउट 100 माइल्स इन एवरेज ब्रेथ। तो जो चौड़ाई है वो 100 माइल्स है। ये देखें, ये 100 माइल्स इतना इलाका होता है यहाँ से यहाँ तक, तो समझ लें ये दजला और फरात है, और ये इलाका इतना ये इलाका है तकरीबन 4 दिन, ठीक है। अच्छा, their special seat were probably that southern portion of the country which is found to have so late retained the name of Chaldea। तो इसको Chaldea, अच्छा, hanging gardens of Babylon भी वहीं इसी इलाके में थे, और वो these are one of the 7 wonders of ancient world, ठीक है। अच्छा, अब हम तकरीबन ये हमें अंदाजा हो गया है। मैं देख लेती हूँ कि इसमें क्या तफसीलात हैं इन्हीं चैल्डियंस के लिए। अ, ये वही लिखा हुआ है जो हम पढ़ चुके हैं। Recent discoveries, more especially in Babylonia, have thrown much light on the history of the Hebrew patriarch। Patriarchs वही आपने देखा होगा चार्ट में लिखा होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनको patriarchs कहते हैं, जिनसे नस्ल चली है। The ancestor of the Hebrew people, Abraham was born at Ur of the Chaldees, ठीक है। Chaldees is a mistranslation of the Hebrew Kasdim, का असल में kasdim वर्ड है और हेब्रियो में, और उसको वहाँ की ज़बान जो है वो असल में यहाँ की एरामाइक 2000 मतलब 2000 कब्ल मसीह में जाए ना, तो वहाँ पे उस वक्त हिब्रियो इतनी नहीं थी जितनी एरामाइक, अकादियन और एज़ीरियन लैंग्वेजेस थी, ठीक है। तो बाद में हिब्रियो आई, तो हिब्रियो में उसको कासदिम कहते हैं, और वरना तो उसको चैल्डीज कहते थे। अच्छा, Chaldees were a tribe who lived on the shores of the Persian Gulf and did not become a part of the Babylonian population till the time of ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें जा रहे हैं हम। अच्छा, ये एक है जिसमें पुराने ज़माने के नाम हैं, एंशिएंट सिटीज़ के नाम हैं।
जो इस वक्त जो है उनके नाम बदल चुके हैं। ये देखिए, ये चाल्डीज है, इलाम है, जीरिया है, ठीक है, ये है, ये माउंट अरारात है। इसका मतलब है माउंट अरारात पे जब किश्ती आके रुकी है तो शाम के शाम की जो औलाद है वो इधर मशरिक वस्ता में फैली, ठीक है, इस इलाके में इराक, ईरान और ये कनान और शाम, उर्दन, फलस्तीन, ये इन इलाकों में और फिर नीचे अगर, हाँ, असल में बाइबल जो है वो तो कन्नी कतराती है इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से जो कि अरब्स हैं। वो नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट में आपको उनका जिक्र नहीं मिलेगा, वो जिक्र करते ही नहीं है, वो दामन बचा के निकल जाते हैं। तो अरब का जिक्र नहीं किया, हालांकि अरब भी साम के बेटे अरफक्षद के नस्ल में से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हैं, और वो जो है वो यहाँ अरब में थे, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं वापस। अच्छा जी, अब नीचे चलते हैं। अब हम दूसरे बेटे याफिस, उनके 7 बेटे थे, ठीक है, 7 बेटे थे, और उनके बेटों से जो नस्लें चली हैं वो हम देखेंगे अब देखें, ये इंटरेस्टिंग ये है कि ये आपको कोहे अरारात दिख रहे हैं ना, तो ये अरारात से नीचे इस इलाके में साम की औलाद गई हैं, साम जो बेटे थे, और याफिस की जो औलाद फैली है, और दूसरे उन्होंने माइग्रेशन की है और हिजरत करके दूसरे दूसरे जगहों पे गए हैं, मतलब उनके पोते पर पोते और दूसरे लोग और उनसे नस्लें जो चली हैं वो ऊपर की तरफ गए हैं। ये माउंट अरारात तुर्की में, ये मोस्ट ईस्टर्न साइड पे है, माउंट अरारात प्रेजेंट डे टर्की में। तो वो उसके ऊपर पूरा यूरोप है, यहाँ पे इस तरफ चले जाएं तो ये रशिया है, इधर ये अजरबैजान से नीचे चले जाएं तो यहाँ पे चाइना है। तो और ऊपर पूरा का पूरा यूरोप है। तो याफिस की औलाद जो हजरत याफिस है, उनके जो 7 बेटे हैं वो अब आप देखेंगे कि वो ऊपर की तरफ गए हैं। अच्छा जी, याफिस के बेटे गोमर, मगोग, मदाई, जवान, तुबाल, मिशेश, मिशेक और तीरास, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, दो बल्कि क्योंकि गोमर और मगोग, गोग मगोग जो है वो बहुत नाम मशहूर है, और जाहिर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में है, हमारे कुरान पाक में भी है। तो हम इसको देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं गोमर अलग है, लेकिन अगर आप हेरोडोटस को देखें ना, वो जिस तरीके से तारीखदान है हेरोडोटस, तो वो जिस तरीके से बयान कर रहे हैं गोमर और मगोग को, वो बिल्कुल आप ये देखिए ज़रा, साफ पता चल रहा है कि वो उस वक़्त का हाल बता रहे हैं जबकि वो जो ज़ुल्करनैन के वक़्त में। अच्छा, जो गोमर है वो सिमेरियन, और मगोग जो है वो स्काइथियंस, उनकी नस्ल जो है वो स्काइथियंस कहलाई, और गोमर जो है वो सिमेरियंस। अब ये जो तारीखदान है हेरोडोटस, उन्होंने लिखा, in the past when Assyria still reigned supreme, two tribes of nomadic horsemen, nomadic थे, ये एक जगह नहीं रहते थे, ठीक है। जो nomadic को क्या कहते हैं, वो खाना बदोश कबाइल, ठीक है। ये 2 कबाइल खाना बदोश थे, ये उन इलाकों में घूमते रहते थे, जो पहाड़ हैं उनमें घूमते रहते थे और मुख्तलिफ बस्तियों में जाते रहते थे, जैसा कि हम जानते हैं वो हमले करते थे। अच्छा, हमले तो उस जमाने में सभी सारी नस्लें एक दूसरे पे किया करती थी। खैर आगे चलते हैं। द समेरियन लिव्ड ऑन द स्टेपीज नॉर्थ ऑफ द ब्लैक सी। अच्छा, जो सिमेरियंस हैं वो ऑन द स्टेपीज नॉर्थ ऑफ द ब्लैक सी, जो बहरा अस्वद है, ये तुर्की से ऊपर जो एक आपको बहरा दिखता है, वो ब्लैक सी है, ब्लैक सी से ऊपर रहते थे। until they were driven from their homeland by the Scythians, magog से उन्हें उनको निकाल दिया, who had themselves been driven from their own homeland in Central Asia by the nomadic Massagetes, ठीक है। वो एक और कोई नस्ल थी, उन्होंने मगॉग्स को निकाला, स्काइथियंस को निकाला, और फिर उन्होंने गोमर यानी सेमेरियंस पे हमला कर दिया। अच्छा जी, सिमेरियंस फ्लड पासिंग द कॉकस। अच्छा, कॉकस का देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब 1 मिनट रह गया, मैं मीटिंग बंद करके और फिर आपको दोबारा, जब मीटिंग दोबारा शुरू होती है तो मैं दिखाती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं मैप में दिखाना चाह रही थी, ये देखिए, ये माउंट अरारात है, ये टर्की है, टर्की का बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट है, और यहाँ पे ये ब्लैक सी है, इसके यहाँ पे ये जॉर्जिया है। जॉर्जिया जो है, जॉर्जियंस जो हैं वो तुबाल के जो तुबाल बेटे थे या फिर इसके उन एक बेटे जो है वो समझ लें जॉर्जिया में जाके रहने लगे, तो उनकी नस्ल जॉर्जियंस कहलाई, तुबाल। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो गोमर और मगोग यानी कि सिमेरियंस और स्काइथियंस को पढ़ रहे हैं। सुमेरियन और स्काइथियंस को पढ़ने के लिए आप ये देखें, ये कॉकस माउंटेन है। ये असल में ये बहुत छोटा है मैप, लेके मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ ये समझ लें अरारात है, और यहीं पे जूदी है, जो जूदी पहाड़ है। ये इस वक्त मैप इतना जूम आउट हुआ हुआ है कि अरारात और जूदी जो है वो ये ऑलमोस्ट पैरेलल है,
इतने करीब करीब है टर्की में, ठीक है। और यहाँ पे आके वो रुकी है कश्ती। और जो अभी हमने देख लिया, जो साम की औलाद हैं वो सारे यहाँ पे जो है वो आबाद हुई है। ये ब्लैक सी है, और ये समझ लें यूक्रेन, और ये रोमानिया, और यहाँ बुल्गारिया है। यहाँ बुल्गारिया, और नहीं, बुल्गारिया यहाँ पे है मेरे ख्याल से, हाँ इस जगह पे है। और ये जॉर्जिया है, ठीक है। तो स्काइथियन और सेमेरियन इस जगह पे हैं। ये जो डेड सी है, डेड सी कह रही हूँ, सॉरी, डेड सी तो नीचे है। ये ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे ये बता रहे हैं, जिस वक्त अभी हम पढ़ रहे थे ना सेमेरियन और स्काइथियन से, तो ये है। और कॉकस माउंटेन ये है, ठीक है। ये आप जहन में रखिएगा, ये कॉकस माउंटेन है, कॉकसस माउंटेन, ये कॉकसस माउंटेन है। और यहाँ इस इलाके में ये स्काइथियन और वो रहते थे, सेमेरियन, ठीक है, जो कि यूरोप का इलाका है। अच्छा जी, अब हम आगे वापस उधर चलते हैं। एक और चीज मैं दिखा सकती हूँ, मेरे ख्याल से मैप में, ये मैप है, मैं ये मिटा दूं, थोड़ा सा आप और इसका अंदाजा कीजिएगा कि ना ये देखें, ये इस जगह पे ये क्या कहते हैं, उफ, एक मिनट, हाँ, इस जगह पे मैं फिर मार्क कर लूं, ठीक है। ये अरारात है, यहाँ पे हमने देखा कॉकस, बल्कि और भी करीब ये कॉकस माउंटेन है, और ये ब्लैक सी है। स्काइथियंस और सेमेरियन मोस्ट लाइकली इधर इधर थे, ठीक है। ये यूक्रेन इस वक्त ये मैप जो है, इस वक्त जो मैप देख रहे हैं, ये प्रेजेंट डे मैप है। इसमें आपको यूक्रेन दिख रहा है, अजरबैजान दिख रहा है, यहाँ पे ये तेहरान दिख रहा है, ये इराक, ईरान, ये टर्की है, ये एशिया माइनर है, ठीक है। और इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, अब जहन में रखिएगा, ये कैस्पियन सी है, और ये बाल्टिक सी है। अब बाल्टिक की जो रियासतें होंगी, बाल्टिक स्टेट्स जो होंगी, वो इसके अराउंड होंगी, ठीक है। तो ये जरा जहन में रखिएगा, हम आगे जब पढ़ेंगे ना, तो ये मैप जरा जहन में रखिएगा। और ये मेडिटेरेनियन सी है। और जो पुराना हम मेसोपोटामिया पढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया वो जो है वो इलाका ये मेडिटेरेनियन सी के अराउंड था, यानी कि ऐसे फैला हुआ था, एक क्रीसेंट की शेप में था, फर्टाइल क्रीसेंट की शेप में, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हमने अभी सेमेरियंस को पूरा नहीं पढ़ा ना, सेमेरियंस वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो ऐसा बिल्कुल वही आप ये हेरोडोटस जो लिख रहा है, हाँ। सेमेरियन फ्लैट पासिंग द कॉकस माउंटेन, कॉकाकस माउंटेन मैंने आपको दिखाया था ना अभी, वो उससे ऊपर था, कोहे अरारात से ऊपर, ऑन द साइड ऑफ द ब्लैक सी एंड रीच एनातोलिया, ठीक है। और पहाड़ों को पास करके सेमेरियन, सेमेरियन क्या है, सेमेरियन जो है वो गोमर, गोमर या गॉग कह सकते हैं, ठीक है। वो जो है जी, गॉग। तो सुमेरियन जो है वो उन पहाड़ों को अबूर करके जो है एनातोलिया, वो एंशिएंट टर्की का जो इलाका था, वहां पे रेड करते थे। देयर दे रेडेड द प्रॉस्पेरस किंगडम ऑफ फ्रिजिया एंड लीडिया अंटिल दे वर फाइनली डिफीटेड बाय किंग एलाटीज ऑफ लीडिया। अच्छा, ये अभी आप किंग एलाटीज ऑफ लीडिया को आप ये ना समझें कि ये वो हैं जुल्करनैन, नो। ये उनसे पहले के जमाने में, जब वो बार बार कहते हैं ना कि वो जब जुल्करनैन उस इलाके में गए, तो लोग कहते हैं कि वो ऊपर से कबीले आते हैं, याजूज माजूज आते हैं, और वो हमले करते हैं। तो ये जुल्करनैन के वाक़े से पहले जब वो हमला किया करते थे, ये उस वक़्त की बात हो रही है, ठीक है। सुमेरियंस जो है वो ऊपर से कोकाकस माउंटेन से वो हमले किया करते थे। हु वेंट ऑन टू कॉन्कर ऑल द लैंड्स वेस्ट ऑफ द रिवर हेलीज। स्काइथियंस यानी कि मगॉग परस्यूड द सुमेरियंस पासिंग द कोकाकस माउंटेन ऑन द साइड ऑफ द कैस्पियन सी रीचिंग ईरान। वो ईरान तक चले जाते थे। और ईरान में असल में ये जुल्करनैन जो थे, ईरान के एक हिस्से से उठे थे, और वहां से उन्होंने अपनी सल्तनत बनाई थी। और ईरान के जो दो पार्ट मैंने बताए थे, मिदिया और लिड, तो लिडियन अंपायर और मीडियन अंपायर, उनको मिला दिया था, ठीक है। तो ये जो साइरस ने जब का जमाना था, वो 625 से 585, ठीक है। ये बल्कि उसके बाद भी, क्योंकि जो बेबीलोनियन कैप्टिविटी में ये ले गया था, बख्तनसर जो है बनी इसराइल को लेके बेबीलोन में ले गया था, तो फिर साइरस ने वहां पे हमला किया था, और 536 बीसी में, 536 में, और फिर उनको आजाद कराया था। तो ये उस जमाने की बात है, ठीक है। अब आप ये पढ़ें कि गॉग मगॉग का क्या है। Magog, Scythians pursued the Sumerians, passing the Caucasus on the side of the Caspian Sea, reaching Iran. When the Scythians found out that the Sumerians had taken another route, they decided to attack the Median kingdom ruled by ये Cyaxares, जो है वो साइरस द ग्रेट की बात हो रही है, ठीक है।
The Scythians ruled the region for 28 years, conducting raids as far as Palestine. वो वहां तक, बिल्कुल फ़लस्तीन के इलाके तक जो है वो हमले किया करते थे. Until they were finally defeated. Until they were finally defeated by Cyrus the Great. ठीक है, who reclaimed his throne and went on to conquer all the lands east of the river Helis. ठीक है, तो ये उनकी, अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आपको विजुअली आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये रियासतें जो हैं वो कितनी दूर दूर तक फैली हुई थी. This is the story that Herodotus tells us about the Cimmerians and the Scythians. तो ये जो Cimmerians और Scythians जो हैं वो उस इलाके में रहते थे और उस जमाने में आते थे, लेकिन जब ये बंद बांध दिया था ना, उन्होंने डैम बना दिया था, वो पहाड़ी रास्ता बंद कर दिया था साइरस ने, तो वो बंद हो गए थे. और कुरान पाक के मुताबिक ये था कि उन्होंने कहा था कि ये नहीं निकलेंगे जब तक कि मेरे रब का वादा ना आ जाए, यानी कि जो लिमिट है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई है, तो फिर ये दोबारा खुलेंगे और फिर नीचे की तरफ आएंगे. और वाकई ऐसा ही हुआ. अगर आप सूरह अंबिया की आयत नंबर 95 देखें, उसको उलमा ने बयान किया है वो गाग मगाग के सिलसिले में. और जो उलमा बताते हैं उसके जो इशारे मिलते हैं वो ये कि जो बुक ऑफ रेवलेशन है न्यू टेस्टामेंट में, आखिरी बुक है बाइबल की आखिरी बुक है न्यू टेस्टामेंट में, बुक ऑफ रेवलेशन, उनमें बताया गया है कि जो हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की जो पेशेनगोई की थी कि एक मसीहा आएगा, मेरे बाद एक और आएगा. ठीक है, उसको कहीं मसीहा लिखते हैं, कहीं फाकलीद कहते हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. तो वो आएगा, तो जो रेवलेशन में है कि जब वो मसीहा आएगा उसके 1000 साल बाद ये गोग मगोग जो है वो दुनिया पे छा जाएंगे, दुनिया पे मुख्तलिफ हिस्सों में हमले करेंगे. और अगर आप तारीख को देखें ना, तो 671 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है, 571 में पैदाइश होती है, यानी कि 600 ईस्वी. ठीक है, 600 सीई, 610 में उनको नबूवत मिलती है. तो 600 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और उस एग्जैक्टली 1000 साल बाद 16वीं सदी में जो है ये आपको कॉलोनियलिज्म शुरू हो जाता है. ये यूरोपीय अक़वाम जो कि वहीं पे थी, ये ब्लैक सी के ऊपर. ठीक है, यूरोपीय अक़वाम जो है वो इस अरसे में, उस वक्त जबकि साइरस का ज़माना था, उस वक्त से तकरीबन 2000 साल तक, तकरीबन 2000 नहीं बल्कि 1000 साल तक ही, एक मिनट, 1000 तो ये है, 600 के बाद से है, 600 और 900, तकरीबन 2000 साल से जो वो बंद थी ऊपर, उनका जो है वो बंद टूटा है और वो पूरे दुनिया में फैली है. मैं आपको दिखाती हूँ अभी पूरा फोटोग्राफिक पूरी वीडियो, उससे अंदाजा होगा कि किस तरीके से मुख्तलिफ रियासतें फैली हैं. कमिंग बैक टू थर्ड सन ऑफ, पहले अभी हमने क्या पढ़ा, ये गोमर और मगोग. ठीक है, सिमेरियन एंड स्काइथियंस को पढ़ा जो कि पहले और दूसरे बेटे हैं. अब तीसरे बेटे की तरफ जाते हैं हम. ठीक है, तीसरे बेटे मेडीज. मैंने आपको बताया था ईरान की जो दो मुख्तलिफ एम्पायर्स थी, मीडिया और लिड. तो मेडीज जो है मीडिया में थे. मदाई, एंशिएंट इरानियन पीपल, मेडीज. ठीक है, द मेडीज वर एन एंशिएंट इरानियन पीपल हु स्पोक द मीडियन लैंग्वेज एंड हु इनहैबिटेड एन एरिया नोन एज मीडिया बिटवीन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईरान. ठीक है, इस जगह पे, ये कोई ज्यादा दूर नहीं, आपको देखें इसमें ही दिख रहा है. ये अरारात, ये या फिर इसके अलावा यहाँ पे स्काइथियन और सिमेरियन, और इस जगह पे मदाई, मीडियन, ग्रीस, यहाँ से ये घूमते हुए ये ग्रीस पहुंचे. ठीक है, तो बाल जॉर्जियंस, जॉर्जिया यहाँ पे है. तो बाल जो पांचवे बेटे हैं, तो बाल जॉर्जियंस इस जगह पे हैं. और फ्रीजियंस हम पढ़ते हैं. फ्रीजियंस जो हैं वाज एन एंशिएंट किंगडम इन एशिया माइनर, एशियन पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे टर्की. तो एशियन पार्ट, ये जो फ्रीजियंस हैं वो यहाँ पे हैं, इस जगह पे. ठीक है, जो चौथे बेटे जावन है वो ग्रीस में, ग्रीक, और फ्रीजियंस इधर, निशेष, फ्रीजियंस इधर एशिया माइनर. ठीक है, सातवें बेटे तेरास, इनको तारीख में ड्रैगन पीपल भी कहा जाता है. द थेरेसियंस वर एन इंडो यूरोपियन स्पीकिंग पीपल हु इनहैबिटेड लार्ज पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट यूरोप इन एंशिएंट हिस्ट्री. थ्रेसियंस रेजिडेड मेनली इन साउथ ईस्ट यूरोप इन मॉडर्न डे बुल्गारिया. मॉडर्न डे बुल्गारिया जो है वो ये है, इस जगह पे है, ये है. ठीक है, ये तुर्की है, ये ग्रीस है, यहाँ पे है. अच्छा, रोमानिया एंड नॉर्दर्न ग्रीस, बट ऑल्सो इन नॉर्दर्न वेस्टर्न एनाटोलिया. तो ये ग्रीस, रोमानिया, और ये बुल्गारिया, और ये तुर्की. Thracians culture emerged during the early Bronze Age, which began about 3500 BC. 3500 BC, यानी कि आज से 5500 साल पहले. और वही ज़माना था जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो आके रुकी थी और फिर वहाँ पे तहजीबें फैली थी. तो
अब इस नक्शे में देख लें कि हमने क्या देख लिया कि साम की औलाद जो है वो यहाँ पे फैली है और याफिस इस जगह पे। अच्छा, ये याफिस की औलाद अभी ऊपर यूरोप की तरफ नहीं गई है। मजीद 2-2.5 साल में जब नस्लें मजीद परवान चढ़ी हैं तो वो इधर रशिया पे भी गए हैं और इधर ये जो आपको दिख रहा है ना जिंगजियांग, चिंगाई, ये चाइना की तरफ भी चले गए हैं। वो मंगोल्स भी जो हैं वो याफिस की औलाद में से हैं, मंगोल्स जो थे। ठीक है, और ये ऊपर ये सारी जो आपको दिख रहे हैं कि हज़रत याफिस की औलाद में से हैं। अब हम जा रहे हैं तीसरे बेटे हाम। वो तीसरे बेटे हाम जो हैं उनकी औलाद में उनके 4 बेटे हैं, कश, मिज़राइम, पट और कनान। ठीक है, कश देखिए न्यूबियंस लिखा है ना, ये न्यूबिया इलाका है। अगर आप मैप में जाएं और न्यूबिया लिखें तो आपको ये मिस्र से नीचे और सूडान, मिस्र और सूडान के दरमियान ये इलाका दिखता है, ये न्यूबिया। तो इसका मतलब है कि उनके जो बेटे कश थे वो न्यूबिया में जाके आबाद हुए थे। और लैंड ऑफ कश आपको याद होगा, जो 4 दरिया हमने शुरू में पढ़े थे जेनेसिस के चैप्टर में, शुरू के बिल्कुल पहले दूसरे चैप्टर में, तो वो यहाँ पे लैंड ऑफ कश था ना, पिशौन और हवीला। तो ये ठीक है। अच्छा, न्यूबिया और मिज़राइम बेटे वो उनसे जो मिस्र में नस्ल फैली है। पट पट जो बेटे थे वो लीबिया में फैले हैं, उनकी उनकी जो नस्ल फैली है वो लीबिया में। और कनान जो है, कनान देखें, असल में तो वो यहाँ पे कश्ती आके रुकी ना, लेकिन हाम की जो औलाद है वो यहाँ से इधर कनान की तरफ आ गई। ये आपको इसराइल और जॉर्डन दिख रहा है ना, ये इलाका था कनान। और यहाँ पे आए और उसके बाद एक बेटा समझ लें मिस्र में जाके उनकी नस्ल आबाद हो गई, दूसरे की लीबिया में, तीसरे की न्यूबिया में। लेकिन कनान जो है वो इस इलाके में रहे। ठीक है, और आपको पता है कि जिस वक़्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कनान के इलाके में थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जो है वो कुएँ में डाल दिया था, वो कनान के इलाके में ही थे। और वो खुद तो कैनानाइट्स नहीं थे, वो तो खुद तो सेमाइट थे, क्योंकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। लेकिन वो उस शहर में, उस आबादी में कैनानाइट्स रहते थे, ठीक है? और फिर वो कैनानाइट्स क्योंकि यहाँ से तिजारत भी करते थे मिस्र से, तो वो कैनानाइट्स यहाँ से जो है वो मुसलसल उनके ट्रेड रूट्स थे और वो इजिप्ट में भी जाके रहने शुरू हो गए। तो ये कैनानाइट्स जो हैं वो इस इलाके में पूरे में थे। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप ये देख लें कि अब ये कि कैनानाइट्स यहाँ पे रहते थे और उसके बाद अ, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में गए हैं, लेकिन मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के जाने के बाद बनी इसराइल, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई सारे जो हैं वही तो बनी इसराइल हैं, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। ठीक है? वो तो वो 12 कबीले हैं, वो तो फैले, लेकिन ये जो कैनानाइट्स और दूसरी कौमें यहाँ पे इजिप्ट में आबाद थी, उनमें हिक्सोस भी थे। हिक्सोस फिर जो फ़िरऔन है उनकी एक नस्ल थी। तो उसके बाद जब फ़िरऔन के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेके निकले बनी इसराइल को वापस यहाँ से, इस जगह से, और फिर ये सैराई पेनिनसुला से होके वापस गए हैं, तो वो जो कैनानाइट्स थे वो उस वक़्त वो थे, पॉलीथीइस्ट थे। वो बुत परस्त थे, वो ज़ाहिर है मोनोथीइस्ट नहीं थे। तो उनसे फिर जंग हुई है और फिर जो बाइबल में ज़िक्र है वो सारा कैनानाइट्स का वो ये है। ठीक है? तो उनकी बाकायदा जंगें हुई हैं, उनकी दुश्मनियाँ थी। ठीक है? तो ये है। अच्छा, उसके बाद हम एक चीज़ बस आखिर में हमें और देखनी है, ज़्यादा हम तफ़सील में, बहुत ज़्यादा तफ़सील में नहीं जा रहे, लेकिन ये अगर आप देख लें तो इसके विज़ुअली आपको बहुत ही इसमें अच्छा उसका इम्पैक्ट है, मतलब याद रहेगा इंशाअल्लाह। इसकी आवाज़ इतनी कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। अब आप ये देखें कि ये अच्छा, ये मैं बता दूँ, ये वाली वीडियो जो है ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये बाइबल पे बेस नहीं करती। ये दुनिया की जो तारीख़ है, ये समझ लें जो एक गैर मज़हबी तालीम होती है ना, जैसे हम हिस्ट्री अलग से पढ़ रहे होते हैं, ये जो वीडियो है ये उस पे बेस कर रही है। ठीक है? और ये बता रही है कि तकरीबन 3000 क़ब्ल मसीह यानी कि 5000 साल पहले क्या हुआ है। तो सबसे पहले इसने दिखाया कि इजिप्ट में जो है वो आया, और ये सुमर, यहाँ पे ये देखें चाल्डिया, ये चाल्डिया यही है। चाल्डियंस जो हम कह रहे हैं ना अरपक्षद, वो यही हैं। ठीक है? लेकिन साथ-साथ वो यहाँ पे ये इंडस सिविलाइज़ेशन, ये इंडस वैली सिविलाइज़ेशन भी दिखा रहा है। ये इंडस वैली। अच्छा, अब आपको अब ये सारे नाम अब समझ में आएँगे। ईलाम, ईलाम जो कि एक बेटे उनके साम के, ठीक है? जो कि ईरान में आए थे और ये ईरान का ही इलाका था। ये ईरान का ही इलाका है। ये अखाडियन एम्पायर आपको दिख रही है, यहाँ पे अज़ीरियन थे, चैल्डियन इधर थे।
अब ये उर दिख रहा है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना शुरू हो गया। ये कनान दिख रहा है आपको, ये कनान, ये बेबीलोन, ये हिटाइट्स जो हैं यहाँ पे इस इलाके में, इनसे भी बनी इसराइल की बहुत जंगें हुई। यहाँ पे आपको दिख रहा है चैंग डायनेस्टी शुरू हो गई है चाइना में, हिटाइट एम्पायर बहुत बढ़ गई, और ये न्यू किंगडम आ गया इजिप्ट में। गंधारा सिविलाइजेशन शुरू हो गई इधर पाकिस्तान इंडिया के इलाके में। हिटाइट एम्पायर बहुत ज्यादा बढ़ गई, देख रही हैं आप। ये पूरी सिविलाइजेशन, मिडिल एजियन सिविलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पे देखें कैनानाइट्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा सिविलाइजेशन बढ़ रही है इस वक्त। समझ लें कि ये बनी इसराइल जो है वो यहाँ पे वापस आ चुके हैं, क्योंकि ये 1100 BCE हो गया। अब देखिए इसराइल दिख रहा है ये आपको, ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या जमाना शुरू हो गया, यहाँ पे फर्स्ट टेंपल शुरू हो गया। इसराइल दिख रहा है ये आपको। अब ये न्यू एजीरियन एम्पायर जो है, ये बेबीलोनिया, यहाँ से देखिएगा अभी क्या होगा कि ये देखिए ये पूरे को वो ले लेगी। अब ये न्यू एजीरियन एम्पायर ये पूरे को ले लिया, और उसने वो जो इलाका था जहाँ पे बनी इसराइल आबाद थे उनको भी ले लिया। ये न्यू बेबीलोनियन एम्पायर है। अब ये देखें, ये अखमेड एम्पायर, ये जो अब आपको ग्रीन कलर की दिख रही है ना, ये साइरस द ग्रेट। और उसमें आपको सूरह कहफ का पूरा याद आएगा कि वो किस तरीके से ईस्ट की तरफ, ये आप देखिएगा, ये मीडियन एम्पायर उन्होंने बनाई, फिर लिडियन एम्पायर बनाई, और फिर ये ईस्ट की तरफ गए, फिर वो सॉरी मगरिब की तरफ गए, और फिर मशरिक की तरफ गए, फिर शुमाल की तरफ गए। तो ये आपको पूरा वो आपको जो जुल्करनैन, हजरत जुल्करनैन का जो पूरा 3 एक्सपीडिशंस थी, वो आपको सारी दिखेंगी इस वक्त। ये देखें, ये लिडियन एम्पायर बनाई, ये अब मशरिक की तरफ गए, ये मशरिक की तरफ गए, और ये देखें, और फिर अच्छा शुमाल का नहीं दिखा रहे, ये आपको कोकेशन का माउंटेन ये इधर है, ठीक है। ये आपको जो पिंक कलर में दिख रहा है ना, ये देखें, ये कहाँ से उठा है, ये मैसेडोनिया से उठा है। ये असल में 300, हाँ 308 BC शुरू हो गया ना, असल में 333 335 ईस्वी में, BCE में, सॉरी कबले मसीह में, 333 कबले मसीह में, ये सिकंदर आजम, ये जो पिंक कलर के आपको फैलता हुआ दिख रहा है ना, ये मैसेडोनिया से शुरू हुआ है, एथेंस और स्पार्टा, वहां से, ग्रीस से, वहां से मैसेडोनिया से शुरू हुआ है। और ये आपको दिखेगा कि अब सिकंदर आजम कहाँ तक आएगा, वो यहाँ तक अपने आपके मतलब सिंध और पंजाब के इलाके तक आएगा। ये देखें, ये मैसेडोनिया से उठा सिकंदर आजम, ये पूरा यहाँ तक आ गया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, सिकंदर आजम का भी सवाल शुरू हो गया। इधर आपको यांग डायनेस्टी के बाद अब हैन डायनेस्टी दिख रही है इधर चाइना में। यहाँ पे सुंगा एम्पायर हो गई, फिर गुप्ता एम्पायर, डिफरेंट जो इंडिया में डिफरेंट एम्पायर थी। मैं आगे चला देती हूँ। अब ये देखिए, अब ये जो है रोमन्स का, ये रोमन्स का हो गया। पहले वो आपको पिंक कलर का जो दिखा था, वो सिकंदर आजम ने हमला किया और वो यहाँ तक पहुंचा था। अब ये रोमन्स आ रहे हैं, और ये रोमन्स आ रहे हैं, और देखिए 82 CE हो गया ना, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 82 साल के बाद। तो रोमन्स का जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, उस वक्त रोमन्स का ही यहाँ पे दौर दौरा था उस इलाके में, ठीक है। ये पर्पल कलर जो है यहाँ पे, ये रोमन्स, रोमन एम्पायर। मैं इस वीडियो को तेज कर देती हूँ क्योंकि काफी टाइम ज्यादा ले रही है।
ये देखें चाइना में जो एम्पायर्स चेंज हो रही हैं, हैन एम्पायर के बाद जिन और काई, तो ये सब हो रहा है। यहाँ पे गुप्ता एम्पायर आ गई है इंडिया में। ये सैसनीद जब थे, एक मिनट, ये 387 सीई है ना। हम्म। अब देखें ये जो आया है यहाँ पे, ये देखें ये सैसेनियन एम्पायर है 479 सीई, ठीक है। उसके बाद अब आप, ये मैं इसको स्लो कर देती हूँ, अब आपको जो है वो दिखेगा कि इस्लामिक सेल 540, 550, 563, 571 में। अब आप देखिए ये मक्का मदीना अब आपको दिख रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये राशिदून, खलीफा राशिदून का खिलाफत है। म्यूजिक भी चेंज कर दिया उन्होंने, अरबिक म्यूजिक डाल दिया। ये अब्बासी खलीफा, खिलाफत, अब्बासी खिलाफत। इंडिया में टैंक, इंडिया कह रही हूँ, चाइना में टैंक डायनेस्टी, टूफॉन, ये 3 अलग अलग एम्पायर हो गई हैं चाइना में। आप देखें अब आपको इस वक्त आपको ये दिख रहा है तकरीबन 7, ये 600 से 800 ईस्वी में, सीई में। यहाँ पे आप देखें, आप यूरोप में जो है आपको आबादी और वो सिविलाइजेशन फैलती हुई दिख रही है, ठीक है। ये फ्रांस है और यहाँ पे इंग्लैंड है। यहाँ पे इस वक्त जब 700 ईस्वी में बहुत सारे जो यूरोप में लोग थे, वो उन्होंने मतलब वो पैदाइशी ज्यू नहीं थे बल्कि ज्यूज बन गए थे, ठीक है। यहाँ पे अब्बासी अब्बासी खलीफा है, यहाँ पे फातमीद खलीफा खिलाफत है अफ्रीका में। यहाँ पे गजनवी डायनेस्टी शुरू हो गई है इंडिया पाकिस्तान, ये गजनवी, अब ये गजनवी डायनेस्टी शुरू हो गई तो ये इंडिया में देखें आगे जा रही है। अब सल्जूक सल्तनत शुरू हो गई, सल्जूकियों का दौर शुरू हो गया। लेकिन रोमन बिजंतीन एम्पायर और रोमन एम्पायर भी आ गई है, देखें यहाँ पे सल्जूक सल्तनत चल रही है, यहाँ पे रोमन एम्पायर है, और सल्जूक के बाद जब अयूबी आएंगे तो फिर वो क्रूसेड्स। यहाँ पे ये ख्वारजम शाह की सल्तनत है, ये गौरी डायनेस्टी शुरू हो गई गजनवी के बाद। आप ये देखें मंगोल एम्पायर देख रही हैं, मंगोल एम्पायर कहाँ तक बढ़ गई है। ये वो मंगोल्स का तूफान था जो बगदाद और पूरा असल वो ये पूरा इलाका जो मंगोल्स आए थे, ये वो दिख रहा है आपको। लेकिन वो हम उनको याजूज माजूज इसलिए नहीं कह सकते कि वो जो 1000 साल की पेशन गोई थी कि जो फाइनल नबी आएंगे, मसीहा आएंगे, उनके 1000 साल के बाद वो या गोग मगोग याजूज माजूज का तूफान जो है वो पूरे दुनिया में फैलेगा। वो 1600 में शुरू होता है, और ये मंगोल जो है ये 1200 के बाद है। ये मंगोल एम्पायर देख रहे हैं कहाँ तक। एक बड़ी मंगोल एम्पायर हुई, उसके बाद उसके 3 बेटों ये चगताई और 3 और दूसरे 2 और बेटे थे, उनके दरमियान फिर वो सल्तनत जो जब चंगेज खान का इंतकाल हो गया, उसके बाद 3 बेटे थे, वो उनमें जो है वो डिवाइड हो गई, वो पूरी सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत थी, लेकिन जब वो डिवाइड हो गई है तब जाके वो तूफान थमा था मंगोलों का। और उनमें से जो मतलब तीनों बेटे थे, उनमें से कुछ कुछ ने मुसलमान खवातीन से, जब ये मुसलमान सल्तनत थी ना यहाँ पे, तो मुसलमान सल्तनत में जब आए थे तो मुसलमान खवातीन से जब शादी कर ली तो उनकी औलाद में बाद में जाके वो मुसलमान हो गए, मंगोल की मजीद आगे की नस्ल में जाके वो मुसलमान हो गए। तो ये अब आप देखें, ये आपको दोबारा ग्रीन दिखेगा, ये दोबारा ग्रीन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये इन्होंने इसको जूम आउट किया क्योंकि पहले तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नहीं दिखा रहे थे क्योंकि वहाँ पे आबादी नहीं थी, लेकिन जब वहाँ की एक्सप्लोरेशन शुरू हो गई, वहाँ पे लोगों ने जाना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे भी आबादी शुरू हो गई, तो अब इन्होंने जूम आउट कर दिया है मैप को। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये यूरोप में कितनी तेजी से ये कलर चेंज हो रहा है, और वहां पे आबादियां फैल रही हैं, नस्लें परवान चल रही हैं, तहजीब बढ़ रही है। और ये देखें मॉस्कोवी, यहाँ से अब रशिया शुरू हो रहा है।
अब आपको ये जो 1600 के बाद से ये सारा जो कलर चेंज दिख रहा है ना, ये कॉलोनियलिज्म। ये रशिया तो इधर बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये नीचे जो आपको दिख रही है ना, ये ऑरेंज कलर की, ऑरेंज कलर जहां जहां जा रहा है ये कॉलोनियलिज्म जा रहा है। और ये ब्रिटिश कॉलोनीज, ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, और ये जहां, ये आपको जहां जहां ऑरेंज दिख रहा है वहां पे ब्रिटिश कॉलोनीज बन रही हैं, ब्रिटिश, फ्रेंच और इटालियन, और ठीक है, ये आपको अमेरिका में भी कॉलोनीज दिख रही हैं। और ये जो कॉलोनियल जो फ्लड आया है वो ऊपर यूरोप से ही आया है, यहाँ पे इसके फ्लड यहाँ पे थी। ये पूरा जो आपको ऑरेंज रेड दिख रहा है ना, ये कॉलोनियल, ये पूरा इंडिया इस वक्त कॉलोनियलिज्म है। ऑस्ट्रेलिया में भी वही लोग गए हैं, कनाडा में भी वही लोग हैं, यूरोपियंस। दुनिया के सारे कोनों पर उनका कब्जा हो जाएगा, ये वो रेवलेशन में, बुक ऑफ रेवलेशन। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म करते हैं। वैसे भी हमारी मीटिंग जो है वो 1 मिनट की ही रह गई है। तो ये अब आपने देख लिया, ये इसको जब हम विजुअली इसको देखते हैं ना, पूरा इफेक्ट के साथ, तो बहुत ही अगर हम उसको याद रखना चाहें, कुछ लोगों की विजुअल मेमोरी होती है, विजुअली उसको अच्छे से याद रह जाता है। तो ये समझ लें, अब ये टेबल ऑफ नेशंस जो हम पढ़ रहे थे 10वां बाब, तो उसमें हमें ये भी पता चल गया कि कहाँ पे कौन से बेटे की जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौन से बेटे की मजीद नस्लें वो किस तरफ गई हैं, और फिर दुनिया किस तरीके से फैली है, और कौन सी नस्लें उनमें से वारिद हुई हैं, और फिर कौन कौन से मुल्कों में गई हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यहाँ तक देख लिया है, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हम 11वां बाब पढ़ेंगे। दुआ कर लेते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।